Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the MCQs of the first chapter of Lippincott Pharmacology. इसके अंदर हम MCQs को डिस्कस करेंगे कि रीजंस के साथ क्या आंसर्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट MCQ अगर हम देखें तो एन 18-year-old फीमेल पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू ड्रग ओवरडोज. 18-year-old फीमेल पेशेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई. इशू क्या था उसका? ड्रग ओवरडोज हुई हुई थी. Which of the following routes of administration is the most desirable for administering the antidote for the drug overdose? उस ड्रग ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हमने देना एंटीडोट. अब एंटीडोट का एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा होना चाहिए? अब हम लोग देखें इसके ऑप्शंस तो इंट्रामास्कुलर है, इंट्रावीनस है, ओरल है, सबक्यूटेनियस है एंड ट्रांसडर्मल है. द मोस्ट डिजायरेबल रूट शुड बी द इंट्रावीनस. सेकेंड ऑप्शन बी, बिकॉज पेशेंट एमरजेंसी में आया है, ड्रग पॉइजनिंग हुई हुई है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड चाहिए, ट्रीटमेंट इमीडिएटली चाहिए, उसके लिए इंट्रावीनस बेस्ट रूट है. जब आप इंट्रावीनसली देते हैं ड्रग, डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और जाके अपना इफेक्ट जल्दी शो करती है. जो प्लाज्मा लेवल्स हैं जो ब्लड में अचीव करती है वो ड्रग, वो इंक्रीज जो है ना वो होते हैं, थेराप्यूटिक लेवल पे पहुंचते हैं एंड देन इफेक्ट शो होता है. अगर आप देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए, the intravenous route of administration is the most desirable because it results in achievement of therapeutic plasma levels of the antidote rapidly plasma levels जो है therapeutic plasma levels की achievement होगी और फिर at the end respond जल्दी आएगा. ये हो गया फर्स्ट MCQ. Second MCQ है, drug A is a weekly basic drug with a pKa of 7.8. If administered orally, at which of the following sites of absorption will the drug be able to readily pass through the membrane? अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम. अच्छा, अब ये ना एक कॉन्सेप्ट है, इस MCQ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. वीकली बेसिक ड्रग और वीकली एसिडिक ड्रग का जो ड्रग फॉर्मुलेट होती है ना, वो वीकली बेसिक होगी या वीकली एसिडिक होगी. अब वीकली बेसिक ड्रग सिमिलर मीडियम में यानी कि बेसिक मीडियम के अंदर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, जबकि अपने ऑपोजिट इन्वायरमेंट में ऑपोजिट मीडियम के अंदर आयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है. और जो आयोनाइज्ड ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, उसके लिए सेल मेम्ब्रेन से गुजरना आसान नहीं होता. नॉन आयनाइज्ड फॉर्म इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जबकि अनआयनाइज्ड जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो इजीली पास नहीं करती सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, अब देखें दो ड्रग्स को कंसिडर करते हैं. एक ड्रग वीकली बेसिक है, एक ड्रग वीकली एसिडिक है. जो वीकली बेसिक ड्रग है उसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी बेसिक मीडियम में, जो कि होता है जीजिनम, इलियम, इंटेस्टाइन वाला. ठीक है, और जो वीकली एसिडिक ड्रग है उसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी एसिडिक मीडियम में, जो कि एसिडिक मीडियम आपको प्रोवाइड करता है स्टमक. स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट है. अब जो वीकली एसिडिक ड्रग है बेस्ट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, और जो वीकली बेसिडिक ड्रग है बेस्ट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, अब इसके अंदर अब आप ये देखें जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, अप्लाई हुआ कि नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रही ड्रग अपने सिमिलर मीडियम में, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी होगी, और आयनाइज्ड हो जाएगी अपने ऑपोजिट मीडियम में. अब यहाँ पे जो ड्रग है वीकली बेसिक है, इसकी पीके की वैल्यू 7.8 है, ऑरली इसको एडमिनिस्टर किया गया है. कौन सी साइड पर उन्होंने कहा कि एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, कि ड्रग ईजिली पास कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन से. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पीएच सबसे करीब है ना इसके, तो वो हमारे पास जीजनम किया. जीजनम जो है वो 8 है. इट मींस कि जो यहाँ पे है इस इन्वायरमेंट में ड्रग मोस्टली अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, इजीली पास कर जाएगी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और एब्जॉर्प्शन इस साइड से अच्छी होगी. तो आपने ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है वीकली बेसिक और वीकली एसिडिक ड्रग का, कि जो वीकली बेसिक ड्रग है अपने सिमिलर मीडियम के अंदर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन बेस्ट होगी. सो वीकली एसिडिक ड्रग बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड वीकली बेसिक ड्रग बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है KR2250. एक उन्होंने जैसा एक एग्जांपल दिया कि एक ड्रग है जो कि इन्वेस्टिगेशनल कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है. कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट जो हमें पता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स भी जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर ड्रग्स आती हैं, प्रावास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, अटोरवास्टैटिन है, ठीक है, रोजोवास्टैटिन है. ये सारी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट्स हैं. फिनोफाइब्रेट्स भी हैं और भी हैं ड्रग्स. अब उन्होंने कहा कि ये जो ड्रग है इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, एक्सटेंसिवली बाउंड करती है एल्ब्यूमिन से. ठीक है, एक तो इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, दूसरा इसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है. एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जिसके साथ ये एक्सटेंसिवली बाउंड करती है. अब उन्होंने कहा इसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हाई होगा, लो होगा, एक्सट्रीमली हाई होगा या नॉर्मल होगा. अब ये ऑब्वियसली बात है कि एक ड्रग है उसका मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा है, वो एक्सटेंसिवली उसकी प्रोटीन बाइंडिंग है, तो
उसकी जो बेसिकली ट्रैपिंग है वो ज़्यादा होगी वहाँ पे प्लाज्मा के अंदर, वैस्कुलर कंपार्टमेंट में, और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका लो होगा। ठीक है, तो ऐसी ड्रग का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ 40-year-old मेल पेशेंट वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज हुआ इन्फेक्शन, बेसिकली क्या उसका स्ट्रेन है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये जो है ना वो आइडेंटिफाई हुआ कि ये इन्फेक्शन जो है इसमें ये इन्वॉल्व है। अब ही रिसीव्ड 2000 मिलीग्राम ऑफ वैंकोमाइसिन एज एन आईवी लोडिंग डोज। अब आपको पता है दो तरह के हैं मेथिसिलिन के ना, एक मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, एक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। मेथिसिलिन सेंसिटिव का मतलब है कि मेथिसिलिन उसमें अफेक्टिव होगी, जबकि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि मेथिसिलिन उसमें अफेक्टिव नहीं है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में वैंकोमाइसिन अफेक्टिव होती है, मरसा उसे हम कहते हैं कि मरसा स्ट्रेन है, वैंकोमाइसिन इसमें इफेक्टिव है। वैंकोमाइसिन की 2000 मिलीग्राम की लोडिंग डोज दी गई। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो वैंकोमाइसिन का था वो 28.5 मिलीग्राम पर लीटर आया। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूछा है कि वो कितना होगा। अब इसके केस में आपने सिंपल क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, उसका फॉर्मूला कि आपको जो डोज है उसको आपने डिवाइड कर देना है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन। अब डोज आपके पास 2000 मिलीग्राम है और जो कंसंट्रेशन है वो 28.5 मिलीग्राम पर लीटर है। डोज 2000, 28.5 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। अब इनको डिवाइड किया तो आ गया 70.1 लीटर। अब पेशेंट का वेट है 70 kg और टोटल जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया वो 70.1 लीटर है, यानी कि 1 kg में 1 लीटर। तो उसको अगर हम निकालें जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे वेट से तो हमारे पास आ जाएगा पर केजी कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर पर केजी जो है वो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास डोज गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस मेडिसिन की है, उन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर आपके पास इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई से भी दो हैं तो आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन कि डोज नहीं दी होती, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया और कंसंट्रेशन दी हो तो आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन दिया अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो इस तरह से मतलब डोज, और अगर आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो डोज और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दो पैरामीटर्स दिए होंगे तो तीसरा आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला हम अगर एमसीक्यू देखें, अ 55-year-old वुमेन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सीजर्स। उसका सीजर से इमरजेंसी में आ गई। शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिनल डिजीज़। अब उसकी हिस्ट्री किसकी है, रिनल डिजीज़ की है। करंटली अंडरगोस डायलिसिस, अब उसके डायलिसिस भी चल रहे हैं। इट मीन्स के किडनी के उसके फंक्शन इतने इम्पेयर है कि उसका कैटिनिन लेवल इतना है कि उसको डायलिसिस तक जाना पड़ गया। अब उसके डायलिसिस चल रहे हैं। शी रिसीव्स एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ एंटी सीजर ड्रग। अब उसको आईवी इन्फ्यूजन दी गई उन्होंने एंटी सीजर ड्रग की, क्योंकि उसको सीजर्स थे, अब उसको कंट्रोल करना है। Which of the following is likely to be observed with the use of drug X in this patient? अब इसके केस में वो कह रहे हैं कि जो ड्रग एक्स है बेसिकली वो है जो एंटी सीजर है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, वो दी गई है। लेकिन पेशेंट को मसला है किडनी इम्पेयरमेंट का, रिनल डिजीज है, डायलिसिस भी उसके हो रहे हैं। तो क्या होगा इस ड्रग से, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग? हाफ लाइफ इंक्रीज करेगी, डोजेज इंक्रीज करेगी, ऑप्शन ए। बी के अकॉर्डिंग हाफ लाइफ डिक्रीज होगी, डोजेज भी डिक्रीज होगी। सी के अकॉर्डिंग हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, डोजेज जितनी चल रही है उतनी चलेगी, जो एक आम इंडिविजुअल में होती है उतनी होगी। क्वेश्चन जो डी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हाफ लाइफ ज़्यादा होगी और डोजेज कम होगी। और ई के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर होंगी एज पर अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, अब इसके केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि जब पेशेंट रिनल इम्पेयरमेंट के साथ होता है, किडनी इम्पेयरमेंट के साथ होता है, बहुत सी ड्रग होती हैं जो इनकी रिनल एक्सक्रीशन होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और जितनी उनकी डोज रिक्वायर है वो बेसिकली आपने उनके किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको डोज देंगे, प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रही है, मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, एक्यूमुलेट होने लग गई है ब्लड के अंदर, एक्यूमुलेशन से साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ चीज़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ओवरडोज हो जाएगी। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए शायद वो नॉर्मल डोज हो, लेकिन जिसका किडनी इम्पेयर है या फिर लीवर इम्पेयरमेंट हो तो उसमें आपको डोजेज एडजस्टमेंट्स रिक्वायर होती हैं। अब इसके केस में क्या होगा कि आप ये देखें, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी दिया हुआ है, बिकॉज पेशेंट हैज़ रिनल डिसऑर्डर, तो वो एक्सक्रीट नहीं करेगा ड्रग प्रॉपरली, हाफ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो ड्रग का स्टे है